बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने अभी जो डिस्कस करना है फार्माकोग्नोजी में से वो है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग प्लांट्स या क्रूड ड्रग्स। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं और एटलीस्ट इसमें 3 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स यानी वो प्लांट्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसके ज़रिए? सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करने में हेल्प आउट करता है। और वो क्या तैयार करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री देखें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होंगी, जो कि 1:1 रेशो के साथ मौजूद हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल में हम ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि सोर्स क्या है, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं प्लांट्स में, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यही आती है कि जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और जो वो मटेरियल तैयार करते हैं वो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में इसकी मेनली 3 क्लासेस हैं। जिस तरह से मोनोसेकेराइड है, जिसको सिंपल शुगर कहा जाता है, ओलिगोसेकेराइड हैं, ये पॉलीसेकेराइड है। थोड़ा थोड़ा इनका हम ब्रीफली कह लें कि इंट्रो इनका लेते हैं, उसके बाद हम मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ चलते हैं, जिनमें जो केमिकल क्लास है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, और वो किस तरह से डिफरेंट जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उनको क्योर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मोनोसेकेराइड को सिंपल शुगर कहा जाता है क्योंकि ये मज़ीद इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, और मोनो का मतलब हम लेते हैं 1, और सेकेराइड निकला है सेक्रॉन से, जिसका मतलब है शुगर। इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या पेंटोज की हम एग्जांपल ले सकते हैं। ग्लूकोज ब्लड शुगर भी जिसको कहते हैं, और फ्रुक्टोज क्या है? फ्रूट्स में जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट या शुगर मौजूद होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज मौजूद होती है। ओलिगोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर आती है तकरीबन 2 से लेके आगे कहाँ तक? 10 तक। यानी अगर 2 मोनोसेकेराइड आपस में अटैच होते हैं तो वो क्या बना देंगे? डाइसेकेराइड। इसी तरह से ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन, और कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा? 10 तक ये चलेगा, और उससे ज़्यादा अगर हो गए हैं तो फिर हम उसको पॉलीसेकेराइड में कंसीडर करेंगे, यानी मैनी शुगर। डाइसेकेराइड की हमारे पास जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो सुक्रोज है, जो टेबल शुगर है। टेबल शुगर का मतलब ये है वो शुगर जो आम घरों में हम लोग रोज़मर्रा अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कुछ मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो बेसिकली जब ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है, जब वो कंबाइन करते हैं तो एक डाइसेकेराइड बनता है, जिसका नाम क्या है? सुक्रोज। उसके बाद पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का पॉली इज प्रीफिक्स यानी पहले आने वाला, और इसका मतलब क्या है? मैनी, यानी जिस लफ्ज़ से पहले पोली लग जाएगा उसको हम कहते हैं मैनी फलां चीज़। जैसे पॉलीसेकेराइड है तो हम कहते हैं मैनी शुगर, यानी मोर देन 10। तो ये कम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट में शुगर्स की तादाद बढ़ती चली जाती है तो वैसे वैसे उसका जो टेस्ट है या उसकी स्वीटनेस है उसमें कमी आती चली जाती है। तो ये तकरीबन कह लें कि टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई एज सच स्वीट टेस्ट नहीं होता। इसमें जो हम एग्जांपल लेंगे वो स्टार्च लेंगे, एगर लेंगे, पेक्टिन लेंगे। उसके बाद हम जो मेडिकली इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्लांट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास ड्रग है अकेशिया। इसको हम गम अकेशिया भी कह सकते हैं, गम अरेबिका भी कह सकते हैं। किस पौधे से ये हासिल की जाती है? 2 स्पीशीज़ का हम लोग जिक्र कर लेते हैं, अकेशिया अरेबिका या अकेशिया सेनेजल। तो इसके स्टेम के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर हमें डिफरेंट कह लें कि ड्रॉप या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें ये गम मिलती है। फैमिली किससे ये बिलोंग करता है ये प्लांट? वो लेग्यूमिनोसी है। हम इसको कलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं? इसकी कलेक्शन के लिए हमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जो उसकी हाइट है ट्री की, वो अगर 6 मीटर तक चली गई या उससे ऊपर चली गई, उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रांसवर्सली उसको एक कट लगाते हैं हम उसके स्टेम के ऊपर, और वो कट उसके फ्लोएम तक जाना चाहिए। फ्लोएम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में जो कि फूड की ट्रांसलोकेशन का काम करते हैं।
अब क्या होगा कि अब जब उसके ऊपर वो एक हम उसको पंक्चर कर देंगे तो उसको प्रिक करने से क्या होगा कि बैक्टीरिया उस पर अटैक कर सकेंगे। वो स्पेशलाइज्ड एक स्पीशी होती है बैक्टीरिया के, दैट इज़ बैक्टीरियम अकेशियाई। वो क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। उसके अटैक करने से क्या होगा कि जो फ्लोएम के अंदर मौजूद सेल्स हैं वहाँ से एक फ्लूइड बाहर की तरफ निकलेगा और वो एक ड्रॉप की शक्ल में आ जाएगा, जो कि पहले लिक्विड होगा, उसके बाद फिर वो वक़्त के साथ साथ वो हार्ड हो जाएगा और फिर हम वहाँ से उसको कलेक्ट करके हम 2 से 3 मंथ तक हम उसको किसी भी लेदर बैग में स्टोर कर सकते हैं। करैक्टर उसके क्या हैं, उसको अगर कलर हम देखें तो डार्क ब्राउन होगा, 1 से 3 डायामीटर राउंड उसकी शेप हो सकती है, या फिर वो हम किस तरीके से उसको कलेक्ट कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है कि इरेगुलर या किस तरह की शेप होगी। इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें एराबिन पाया जाता है। एराबिन में अब मैग्नीशियम भी मौजूद होता है, पोटाशियम भी, उसके अलावा कैल्शियम साल्ट्स भी मौजूद होते हैं, अरेबिक एसिड वगैरह। मेडिसिनल यूजेस में इन गम को एज आ एमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा एज अ बाइंडर, अब बाइंडिंग किसकी, वो बाइंडिंग स्पेशली कैप्सूल या टैबलेट की बाइंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज अ डमल्सेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है, सूदिंग और सॉफ्टनिंग इफेक्ट देता है ये। उसके अलावा जूसेस वगैरह में या सिरप वगैरह में एज अ थिकनर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ड्रग नंबर 2 की तरफ, वो है ट्रैगाकैंथ, जिसको गूंद कतीरा भी कहते हैं। और उस पौधे का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम एस्ट्रोगलस गमीफर, जहाँ से उसी तरह से उसके स्टेम से जैसे हम गम अकेशिया हासिल करते हैं उसी तरह से हम इसको भी हासिल करते हैं कि स्टेम के ऊपर हम एक कट लगाएंगे, इंसियन लगाएंगे, उसके बाद वहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा वो हम हासिल करेंगे, जिसको ट्रैगाकैंथ कहते हैं, यानी गूंद कतीरा। फैमिली लेग्यूमिनोसिस से ये भी बिलोंग करता है। अब इसमें कलेक्शन हम कब कर सकते हैं, इसमें हम कलेक्शन उस वक्त करेंगे जब ये ट्री तकरीबन 1 मीटर इसकी लेंथ चली जाएगी। उसके बाद इसकी ब्रांचेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 1 से 2 साल तक जब वो पुराना हो जाता है ट्री, तो उसके बाद हम उसकी ब्रांचेस के ऊपर कट लगाते हैं जहाँ से वो फ्लूइड बाहर निकलता है। इस अमल को गमोसिस भी कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि वो जब वो गम वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो वो फूल जाएगी, उसके बाद वो नीचे गिर जाएगी, और अगर वो एयर की वजह से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा नरम से वो हार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर हम उसको उसी तरह से बैग्स वगैरह में कलेक्ट कर लेते हैं या प्रिजर्व कर लेते हैं। पेल येलो या ऑफ वाइट कलर के इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो होंगे, और फिर शेप इसकी डिपेंड करती है कि हम इंसियन किस तरह का, यानी उसको तराश किस तरह से रहे हैं। ऑर्डरलेस है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो ट्रैगाकैंथिन या बेसोरिन इसमें मौजूद होगा। यूजेस दोनों गम्स के सेम ही है, जैसे वो था वैसे ही ये भी एज आ एमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होता है। इसको सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सस्पेंशन बनाने के लिए, ताकि सेडिमेंटेशन ना हो और इक्वली जो पार्टिकल हैं वो फ्लूइड में डिवाइड हों। एज अ डिमल्सेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग चूँकि फार्माकोग्नोजी पढ़ रहे हैं, यानी ट्रेडिशनल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जो फूड इंडस्ट्री में इसका ट्रेडिशनल यूज़ है वो इस तरह से है कि इसको लोकल जो लोग हैं वो जॉइंट पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस गम को थोड़ा सा गर्म करके या स्पेसिफिकली कोई फूड आर्टिकल बना के उसमें ऐड करके इसको खाते हैं, किसके लिए, जॉइंट पेन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा बाकी भी लोगों के कुछ इस तरह से हैं, वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, ये यूजेस भी वेरी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है वो एगर है। एगर किसी स्पेसिफिक पौधे से हासिल नहीं किया जाता, बल्कि ये एक स्पेशलाइज्ड स्पीशी है रेड अलजी की, जिसको कहते हैं जिलाइडियम कार्टिलेजेनियम, वहाँ से ये हासिल किया जाता है। जिलाइडिएसी फैमिली से ये स्पीशी बिलोंग करती है। रोडोफाइटा इसका मेंबर है। सो रोडोफाइटा का ये मेंबर है जो कि रोडोफाइटा के बारे में कहा जाता है कि रेड अलजी उसमें आती है, जो कि ज़्यादातर मेरीन एनवायरनमेंट में पाई जाती है।
ये अलजी जो है ये कोस्ट में या कह लें कि सी शोर्स पर मौजूद होती है, और इसको हम कलेक्ट करने के बाद 24 घंटों तक मुसलसल वॉश करते हैं। उसका मकसद ये है, चूँकि वो इसका ऑल द टाइम एक्सपोजर होता है सैंड के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा जो है सैंड इसमें स्टक करके रह जाती है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से शेक किया जाता है, इसको अच्छी तरह से जो है ना वो बीट किया जाता है। उसका मतलब मकसद ये है ताकि इसमें से जो शेल्स हैं या सैंड है या सॉइल पार्टिकल हैं वो अच्छी तरीके से निकल जाएं। उसके बाद 30 घंटे तक इसके को एक चैम्बर में डाल के उसको हम गर्म करते हैं, उसको हम स्टीम देते हैं। स्टीम देने के बाद क्या है कि वो एक जेल सी बन जाएगी। उस जेल को क्या करते हैं कि फ्रीज़र में डिफरेंट ब्लॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर लिया जाता है, और उसके बाद इनको मतलब हम फिल्टर कर लेते हैं वैक्यूम रोटरी सीव के ज़रिए, और फिर इस तरह से हमारे पास उसके फ्लैक्स से आ जाते हैं। अब वो फ्लैक्स जब वो होते हैं वेट तो वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे ही उनको ड्राई कर लिया जाता है तो वो इजी से ब्रेकेबल होते हैं, वो इजी से टूट सकते हैं, यानी उसमें वो ब्रिटलनेस आ जाती है। कलर इसका तकरीबन ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी भी कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है। इसको भी एज आ एमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, एज आ कथार्टिक इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको डिमल्सेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए स्पेसिफिकली इसका इस्तेमाल है कल्चर मीडिया प्रेपरेशन में। जब हमने लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना होता है तो एज आ मीडियम इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर हमने तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया या फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एज अ लेग्जेटिव भी इसका इस्तेमाल होता है, जो कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास जो ड्रग नंबर 4 है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो स्टार्च है, और स्टार्च हम डिफरेंट पौधों से हासिल करते हैं। हमारे यानी फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस में जो स्टार्च हासिल किया जा रहा है उसमें 4 प्लांट्स का जिक्र किया गया है, जिसमें कॉर्न है, बायोलॉजिकल सोर्स या बोटानिकल नेम उसका क्या है जी मेज, और ये ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है जिसका दूसरा नाम है पोएसी। उसके बाद है व्हीट स्टार्च जिसको हम ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, ये भी ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद है राइस स्टार्च जिसको हम ओराइजा सेटिवा कहते हैं, और ये भी ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगेन मैं आप लोगों को याद दिलाती चलूँ कि जब भी आपने बोटैनिकल ओरिजिन लिखना है या बोटैनिकल नेम लिखना है, साइंटिफिक नेम, तो ध्यान रखना है कि जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशी नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और जब हम इसको कंपोज करेंगे तो हम इसको इटैलिक्स में करेंगे, और जब हम इसको हाथ से लिखेंगे तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे दोनों वर्ड्स को सेपरेटली। उसके बाद है पोटैटो स्टार्च। पोटैटो का जो बोटैनिकल नेम है वो है सोलानम ट्यूबरोसम, और ये सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब चारों को कलेक्ट करने का और वहाँ से स्टार्च बनाने का तरीके में थोड़ा बहुत फ़र्क है। सबसे पहले हम देखते हैं मेज़ स्टार्च, यानी कॉर्न से जो स्टार्च तैयार किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके मकई के दानों को सॉफ्ट करने के लिए मैसिरेट कर दिया जाता है, यानी उसको भिगो दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें। तकरीबन टेम्परेचर हमारे पास कंट्रोल्ड होना चाहिए, कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इसको 3 से 4 दिन तक हम मैसिरेट करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उस फ्लूइड को जिसमें हमने ग्रेन्स को भिगो के रखा होगा उसको हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद क्या होगा, इसमें हम डाइल्यूट अल्कली सोल्यूशन ऐड करते हैं ताकि वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर ले। अब जो मटेरियल हमारे पास बचेगा वो स्टार्च होगा, उसको फिर हम फ्लैश ड्रायर के ज़रिए ड्राई करते हैं, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, और जो पाउडर हमारे पास आ जाएगा वो होगा हमारे पास कॉर्न स्टार्च। उसके बाद है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ राइस स्टार्च। राइस स्टार्च को किस तरह से तैयार किया जाता है, उसी तरह से हमने राइस ग्रेन्स को सॉफ्ट करना है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन के साथ। फिर हम इसको भी हम 3 से 4 दिन तक भिगो के रखेंगे। फिर हम इसको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद हम जो इसको एक स्टैंडिंग पोजीशन में हम कुछ देर के लिए रख लेंगे। फिर हम देखेंगे
कि उसकी लेयर्स बन गई। लेयर कैसे बनी, पानी ऊपर आ गया और एक वाइट सा मिल्की फ्लूइड उसके नीचे बैठ गया। और ये सारा काम हमने करना है 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर हम वहाँ से वाटर को रिमूव कर लेंगे और हम उसको राइस स्टार्च को हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ व्हीट स्टार्च। व्हीट स्टार्च को किस तरह से, जैसे हम आटा गूंथते हैं इसी तरह से हमने उसको व्हीट ग्रेन्स को क्रश करके उसी की एक डो सी बना लेनी है, जैसे आटा गूंदा हुआ होता है। फिर हमने इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल्स। उन बॉल्स को हम क्या करते हैं, पानी में भिगो के रख देते हैं, और रखने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इसको शेक किया जाता है। शेक करने के बाद क्या है, हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी बहुत अच्छी तरह से इसकी स्पिनिंग करते हैं। उसके बाद वही तरीकाकार है कि हम इसको उस पोजीशन में रख के वाटर को उस स्टार्च से सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ पोटैटो स्टार्च। पोटैटो स्टार्च किस तरह से हासिल किया जाता है कि हम अच्छी तरह से पोटैटोस को धो लेंगे, धो के हम इसको क्रश करेंगे। क्रश करके हम इसमें से जो डेबरीज हैं या फाइब्रस मटेरियल है उसको हम किसी छलनी के ज़रिए, उसमें थोड़ा सा पानी भी है हम ऐड करेंगे ताकि मुकम्मल तौर पे वो मटेरियल उसमें से निकल आए, और फिर हम इसको छलनी से फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में रखने से क्या होगा कि मज़ीद स्टार्च नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा। वहाँ से हम वाटर को रिमूव करेंगे और जो लिक्विड होगा वहाँ से मज़ीद वाटर की वेपोरेशन होने के बाद पाउडर सा हमारे पास आ जाएगा जो कि पोटैटो स्टार्च है। इस स्टार्च के करैक्टर्स में देखें तो ये कोल्ड वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है और या कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है। कब, जब हम वाटर को बॉयल कर लेते हैं। तो वाइट कलर का ये मैस होगा, शेप इसकी इर्रेगुलर होगी। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो वो इसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन मौजूद होते हैं, और मेडिसिनल यूजेस में ये भी एज आ एमल्सिफाइंग एजेंट इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा बाइंडर के तौर पे यूज़ किया जाता है कैप्सूल या टैबलेट्स की बाइंडिंग के लिए, एज आ न्यूट्रिटिव तो इसमें ये है कि हम भी एज आ न्यूट्रिशन इसको इस्तेमाल करते हैं। एज आ स्टेपल फूड पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मतलब वीट को कह लें कि स्टार्च हम उससे हासिल करते हैं, गंदम का आटा है या कॉर्न है या चावल हैं, तो ये इसकी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी वजह से इसको एज अ स्टेपल फूड यूज़ किया जाता है। उसके अलावा है एंटीडोट इन आयोडीन पॉइजनिंग। एंटीडोट वो ड्रग्स होती हैं जो किसी भी पॉइजन के असर को कम करती हैं, या हम कह सकते हैं कि रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो ये स्पेशली आयोडीन पॉइजनिंग में उसके अगेंस्ट ये काम करता है और इसमें ये रिलीफ फ्राहम करता है। डस्टिंग पाउडर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। डस्टिंग पाउडर में ये बेस के तौर पे इस्तेमाल होता है और फिर उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करके या डिफरेंट उसमें खुशबुएं ऐड करके उसका एक अलग ब्रांडिंग कर ली जाती है। उसके अलावा एज अ फिलर इन टैबलेट्स। फिलर इन टैबलेट्स का मतलब ये है कि कोई आपने डोज तैयार करनी है या टैबलेट तैयार करनी है, तो उसमें बहुत थोड़ी मिकदार में वो पर्टिकुलर केमिकल ऐड होना चाहिए जिसके ज़रिए हमने किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करना है। तो फिर इतनी छोटी गोली ना बन सकती हो या इतना थोड़ा मटेरियल पैकिंग के लिए ना हो सकता हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जितना वो केमिकल या जितनी डोज किसी मेडिसिन की चाहिए उसमें फिर हम स्टार्च को ऐड करते हैं और ऐड करके एक छोटी सी टैबलेट बना ली जाती है, क्योंकि उसका कोई ऐसा फिर नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमने केमिकल बॉडी में बहुत कम जाने देना। यहाँ तक था कार्बोहाइड्रेट कॉन्टेनिंग मेडिसिनल प्लांट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।